वहां पे हिंदू भाइयों बहनों की हत्याएं हो रही हैं। सरकार और कानून नाम की कोई व्यवस्था बची ही नहीं है। बहुत ऐसे हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ रहने में डर लगता है, सरकार हमारी नहीं सुन रही। इस्लामिक देश पाकिस्तान है और वहां पे एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर बम फोड़े जा रहे हैं, खून बहाए जा रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर किसी की हिम्मत है कि मस्जिद के अंदर कोई गोली चला दे? और इस कानून के माध्यम से मुसलमान समाज के जो 80% जो देशज मुसलमान हैं, जो पासमानदा मुसलमान हैं, जो हम जैसे मुसलमान हैं, वो इस बिल के माध्यम से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए ये 20% जो विदेशी आक्रांताओं के माध्यम से भारत में मुसलमान आए, उनकी परेशानी का सबब है। इसलिए ये काले कौवे काला पट्टा बांध करके विरोध कर रहे हैं और अब ये खून की होली खेल रहे हैं। पिछले 5000 वर्षों से मुस्लिम सांप्रदायिकता को झेलते झेलते आज हिंदू उनको जवाब देने लगे हैं, तो कहते हैं कि ये हिंदू सांप्रदायिकता है। इस्लामिक तो तब होगा ना जब वो कुरान के अंदर वो चीजें होंगी। पूरे कुरान के 30 पारा में कहीं भी वक्फ का जिक्र ही नहीं है। मोदी जी वो क्यों नहीं मन की बात में इस टाइप के एपिसोड में इस चीज को क्लियर करती है, ताकि जो हमारे देश में हिंसा हो रहा है वो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंसा आम जनता को बहुत परेशान कर रहा है। उनकी क्या गलती है? ममता बनर्जी का नैरेटिव सेट किया गया है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, और बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे कार्रवाई करने वाली है। वक्फ बिल एक बहाना है। आप देखो, ट्रिपल तलाक का विरोध सबसे ज्यादा कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। सीए कानून का सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। धारा 370 जब हमने हटाया तो सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि वो एक फैक्ट्री बन चुकी है मुस्लिम वोट बैंक का। ममता बनर्जी एक तानाशाही सरकार चला रही है जो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में होकर के मुसलमानों के, और कौन से मुसलमान, गरीब मुसलमानों से लेना देना ममता बनर्जी का नहीं है। और मुसलमान कौन मुसलमान? वो जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, उनकी हितैषी ममता बनर्जी बनी है अपने वोट बैंक को साधने के लिए। वक्फ बोर्ड के पैसे की दलाली करते थे, उन दलालों की दुकान को नरेंद्र मोदी जी ने बंद करने का काम किया है, जिसके कारण इनको ये कठिनाई हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, इसलिए ये उसका विरोध कर रहे हैं। जो बंगाल का भी हालत है ना, सच में देश में ऐसा डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पे देखिए बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये तो बांग्लादेश से भी गंदा हाल हो रहा है बंगाल का, और इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वहां की सीएम ममता बनर्जी का है। आखिर एक ही देश में दो तरह के विधान और दो तरह के संविधान कैसे हो सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं बताया था, बल्कि आप अध्ययन के माध्यम से जानते हो। ट्रिपल तलाक का जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैन किया, कुरान में, पूरे कुरान के एक भी आयत में ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, और आप उसको शरिया और इस्लामिक नाम देकर के मुस्लिम बहनों और बेटियों की जिंदगी को खराब कर रहे थे, जहन्नम बना रहे थे। और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस जहन्नम से निकाल करके उनकी जिंदगी में रोशनी डालती है, तो आप बताइए कोई भी इंसान कैसे उसका विरोध कर सकता है? असदुद्दीन ओवैसी कहें कि मुसलमान रोड पे आ जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। मैं चुनौती के साथ और जिम्मेदारी के साथ उनसे बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जी, आपकी बेटी और बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका से निकल के कब दिल्ली के शाहीन बाग में बैठ करके जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेगा? मुझे बताइए। मैं इस अख्तरुल ईमान से पूछना चाहता हूं, जो विधायक है बिहार का, जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार खून की होली खेलना चाहती है, तुम्हारा बेटा कब आएगा विदेश से और आकर के इन मुसलमानों के हक और हकूक की बात करेगा और वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करेगा? तुम बताओ, क्या तुम गरीब पासमानदा मुसलमानों को मरवाना चाहते हो, लड़वाना चाहते हो, दंगे करवाना चाहते हो? तुम एसी के ड्राइंग रूम में बैठ करके उनको लड़वाओगे, उनको मरवाओगे और तुम अपनी राजनीति करोगे? ये अब इस देश में नहीं चलेगा। ये नीतीश कुमार के बिहार है और नरेंद्र मोदी का देश है। दोस्तों, बंगाल में 8 अप्रैल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुसलमान हिंसा कर रहे हैं, और ये जो हिंसा हो रहा है बंगाल में, ऐसा लग रहा है कि वो बांग्लादेश है, बंगाल नहीं है। बाकी में अभी हम भाजपा कार्यालय में हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता दानिश इकबाल जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, हम लोग का कहना है कि भाई जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब भाई भाई हैं, लेकिन आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है? वक्फ बिल में क्या ऐसी कमियां हैं जो वो लोग समझ नहीं पा रहे? तो आप क्या कहेंगे वक्फ बिल को लेकर के? जिस तरीके से बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में हिंसा हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि हिंदू छोड़ कर जाना चाह रहे बंगाल से। और देखिए, वो जो बंगाल की जो अभी चित्र दिख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर रही है। वहां पे हिंदू भाइयों बहनों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार और कानून नाम की कोई व्यवस्था बची ही नहीं है। और जो लोग घूम घूम कर फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों की चिंता करते थे, जो लोग रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता करते थे, जो लोग भारत से दूर अगर मुसलमानों पे कोई घटना होती थी उस पे जो है छाती पीटते थे, आज हमारे भारतीय हिंदुस्तानी नागरिक का, अगर हिंदू समाज के लोगों को वहां मारा जा रहा है, वहां हिंसा किया जा रहा है, तो एक आवाज पूरे हिंदुस्तान से किसी की नहीं निकल रही है। अच्छा, ऐसा क्या है? मतलब हमारे हिंदू जो हैं वो एक नहीं है, एकता की कमी है, कमजोर खुद को समझते हैं। आखिर क्यों ऐसे डर डर के रह रहे हैं? बंगाल से ही भाग रहे हैं भाई,
बहुत ऐसे हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ रहने में डर लगता है, सरकार हमारी नहीं सुन रही। देखिए, हिंदू जो हैं, जो सनातनी है, वो बहुत सहिष्णु हैं, बहुत सहनशील हैं, क्योंकि जो परंपरा, सनातनी परंपरा है, भारत की जो सभ्यता है, वो हिंदुओं को सहिष्णु बनाती है। आप ये बोल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, अगर हिंदू सहिष्णु है तभी इस्लाम के 72 फिरका भारत में एक साथ शांति के तौर पर रहते हैं। आप बताइए, इस्लामिक देश पाकिस्तान है और वहां पे एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर बम फोड़े जा रहे हैं, खून बहाए जा रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर किसी की हिम्मत है कि मस्जिद के अंदर कोई गोली चला दे? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। और अभी जो आपको ये सांप्रदायिकता दिखती है, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता का रिएक्शन दिखता है अगर छोटे मोटे कोई घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि पिछले 5000 वर्षों से मुस्लिम सांप्रदायिकता को झेलते झेलते आज हिंदू उनको जवाब देने लगे हैं, तो कहते हैं कि ये हिंदू सांप्रदायिकता है। और उसी का जो उदाहरण है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो उग्रवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी है, उसकी सरगना ये ममता बनर्जी की सरकार है। और मैं केंद्र की सरकार से अपील करता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू करे। आप देखिए, ये जो लोग हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानेंगे, ये संसद के दोनों सदनों से पास किए गए कानून को नहीं मानेंगे। ये कानून भारत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया कानून है, और इस कानून के माध्यम से मुसलमान समाज के जो 80% जो देशज मुसलमान हैं, जो पासमानदा मुसलमान हैं, जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं और भारतीय खून के हैं, जो हम जैसे मुसलमान हैं, वो इस बिल के माध्यम से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए ये 20% जो विदेशी आक्रांताओं के माध्यम से भारत में मुसलमान आए, उनकी परेशानी का सबब है। इसलिए ये काले कौवे काला पट्टा बांध करके विरोध कर रहे हैं और अब ये खून की होली खेल रहे हैं। क्या लगता है विरोध करने का रीजन क्या? मुसलमान सच में खड़े हैं कि या फिर कोई उनको खड़ा किया है, ऐसे हिंसा करने के लिए भड़काया जा रहा है? देखो, इनके विरोध का एकमात्र कारण है, आप पूरा डिबेट उठा करके देख लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का पूरा डिबेट आप देख लो, कोई भी विपक्ष एक भी मेरिट पे इस पे डिबेट नहीं कर पाया। इनका एक ही जो है आरोप है कि ये गैर संवैधानिक है और गैर इस्लामिक है। गैर इस्लामिक का जो ये बात करते हैं, पूरे कुरान के आप 300 पारों को ले लीजिएगा, 300 पारों में तो पूरा बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक है, आप भी मुसलमान हैं, तो आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल में कुछ भी ऐसी कमियां नहीं है जो मुसलमान को बुरा लगे या उनके लिए मतलब गलत हो? मैं वही बता रहा हूं, जब ये कहते हैं कि ये गैर इस्लामिक है, हाँ। गैर इस्लामिक कहते हैं, उसका जवाब मैं देता हूं कि इस्लामिक तो तब होगा ना जब वो कुरान के अंदर वो चीजें होंगी। पूरे कुरान के 300 पारा में कहीं भी वक्फ का जिक्र ही नहीं है। वक्फ एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए बनाया गया बोर्ड है, जिसमें कि पारदर्शिता आ सके, जिसमें कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो बेवा महिलाएं हैं, जो गरीब और जरूरतमंद मुसलमान हैं, उनके जिंदगी में बदलाव आ सके वक्फ बोर्ड के पैसे के माध्यम से। उसका नाम वक्फ है। और वक्फ किन लोगों ने किया? जो संपत्ति जिनके पास बहुत अधिक थी, जो धनवान थे, उन्होंने समाज के गरीब तबके के लिए अपने संपत्ति को पवित्र दान किया। उसका इस्लाम से, कुरान से और इन मुल्लों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इसको संरक्षित करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया ताकि यह सुचारू रूप से संचालित हो सके। 70 वर्षों से ये लोग पूरी तरह से इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से इनके पैसों को लूटने का काम किया। और ये बोल रहे हैं जी, इस सच्चर कमेटी की 2007 की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि अभी जो है मात्र 100 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे देश भर में, जबकि मार्केट वैल्यूज के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज 2025 में कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा की सालाना आय होनी चाहिए। ये पैसा कहां जा रहा है? इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इस बिल के पास हो जाने से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पटना के अंदर वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब और यतीम और बेवा के लिए एक अस्पताल का निर्माण होगा, तालीमी मरकज का निर्माण होगा, और जो अनाथ और जो यतीम है, जो बेवा है, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको सर पे जो है छत दिया जाएगा। यह मेरा कमिटमेंट है सरकार के साथ। एक चीज और सवाल करेंगे, जैसे कि वक्फ बिल में संशोधन हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ जैसे हमारी गवर्नमेंट है मोदी जी, वो क्यों नहीं मन की बात में इस टाइप के एपिसोड में इस चीज़ को क्लियर करती है ताकि जो हमारे देश में हिंसा हो रहा है
वो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंसा आम जनता को बहुत परेशान कर रहा है। उनकी क्या गलती है? हिंसा पूरे देश में जो मुसलमानों की संख्या, आप बताओ कहाँ हिंसा हो रही? पश्चिम बंगाल को छोड़ करके। पश्चिम बंगाल जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर रहा है पश्चिम बंगाल। सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की गलती ये ममता बनर्जी का नैरेटिव सेट किया गया है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, और बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे कार्रवाई करने वाली है, बहुत जल्द कार्रवाई करने वाली है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बुरा हाल बंगाल का होने वाला है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वहां पे ममता बनर्जी से पहले जो लेफ्टिस्ट सरकार थी, उन्होंने वहां पे बंगाल की जो परंपरा रही है, बंगाल की जो सभ्यता रही है, और बंगाल का जो योगदान रहा है भारत के निर्माण में, वो अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी भी फील्ड में आप देख लो, लेकिन इन लोगों ने बंगाल की छवि को और बंगाल की धरती को जो है बदनाम करने का काम किया। बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को अपने वोट बैंक के लिए नागरिकता प्रदान की, और आज वक्फ बिल एक बहाना है। आप देखो, ट्रिपल तलाक का विरोध सबसे ज्यादा कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। सीए कानून का सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। धारा 370 जब हमने हटाया तो सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि वो एक फैक्ट्री बन चुकी है मुस्लिम वोट बैंक का, और बहुत जल्द सरकार वहां पे जो है कार्रवाई करेगी, और जो बांग्लादेशी जो बंगाल के अंदर हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा। ममता बनर्जी एक तानाशाही सरकार चला रही है, जो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में होकर के मुसलमानों के, और कौन से मुसलमान? वो गरीब मुसलमान नहीं जो पंचर बनाता है, वो गरीब मुसलमान नहीं जो सब्जी बेचता है, वो गरीब मुसलमान नहीं जो बढ़ई का काम करता है, वो गरीब मुसलमान नहीं जो खेती करता है, बल्कि वो मुसलमान जो सत्ता का वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, वो मुट्ठी भर के कुछ मुसलमान जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संस्थान है, उन जैसे मुसलमानों, जो कुछ चंद मुसलमानों की मुट्ठी में ममता बनर्जी की सरकार है। गरीब मुसलमानों से लेना देना ममता बनर्जी का नहीं है। और मुसलमान कौन मुसलमान? वो जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, उनकी हितैषी ममता बनर्जी बनी है अपने वोट बैंक को साधने के लिए। और जो मुसलमान भाई है उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, उनके लोग हैं जो ये सब हिंसा फैला रहे हैं, ममता बनर्जी। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून का रूप लिया है, इससे इस देश के, और इस देश के अंदर पश्चिम बंगाल भी आता है, और इस देश के 80% जो देशज मुसलमान हैं, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, उनके अंदर जो गरीबी है, उनके अंदर जो पसमानदा लोग हैं, उनके अंदर जो अनाथ और जो यतीम बच्चे हैं, उनको सीधा फायदा होने जा रहा है। और ये सरकार ममता बनर्जी की और ये कुछ चंद दलाल जो वक्फ बैंक के, वक्फ बोर्ड के पैसे की दलाली करते थे, उन दलालों की दुकान को नरेंद्र मोदी जी ने बंद करने का काम किया है, जिसके कारण इनको ये कठिनाई हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, इसलिए ये उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ है कि भाई जो बंगाल का भी हालत है ना, सच में देश में ऐसा डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पे देखिए बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये तो बांग्लादेश से भी गंदा हाल हो रहा है बंगाल का, और इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वहाँ की सीएम ममता बनर्जी का है। क्योंकि बताइए, अपने शहर में इस टाइप का जो हालत है वो बनाया गया है, और मतलब आम जो पब्लिक है उनको ये सारी चीज़ों से मतलब नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के प्रवक्ता दानिश इकबाल जी हैं, और अपनी बातों को खुल के रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रवक्ता नहीं होते बीजेपी के तो भी आप यही कहते हैं? और निश्चित तौर पर यकीनन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर रहा होता तो भी मेरी विचारधारा और मेरी सोच यही होती, क्योंकि हमने अध्ययन किया और अध्ययन के माध्यम से जो है ज्ञान अर्जित किया है, और ज्ञान अर्जित करने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब धारा 370 का विषय को लेकर के हम चिंतित होते थे कि आखिर एक ही देश में दो तरह के विधान और दो तरह के संविधान कैसे हो सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं बताया था, बल्कि आप अध्ययन के माध्यम से जानते हो। ट्रिपल तलाक का जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैन किया, कुरान में, पूरे कुरान के एक भी आयत में ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, और आप उसको शरिया और इस्लामिक नाम देकर के मुस्लिम बहनों और बेटियों की जिंदगी को खराब कर रहे थे, जहन्नम बना रहे थे। और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस जहन्नम से निकाल करके उनकी जिंदगी में रोशनी डालती है, तो आप बताइए कोई भी इंसान कैसे उसका विरोध कर सकता है? अच्छा, ऐसे भी मुसलमान हैं जो बटे हुए हैं, एक पढ़े लिखे वर्ग के अलग हो गए, जो समझदार कम है वो अलग हो गए, जिनको भड़काया जाता है, हिंसा करने के लिए मजबूर किया जाता है या पैसे दिए जाते हैं। देखिए, कल एमआईएम के एक नेता, एक विधायक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों की खून की होली खेलना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी कहें कि मुसलमान रोड पे आ जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। मैं चुनौती के साथ और जिम्मेदारी के साथ उनसे बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जी, आपकी बेटी और बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका से निकल के कब दिल्ली के शाहीन बाग में बैठ करके जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेगा, मुझे बताइए।
मैं इस अख्तरुल ईमान से पूछना चाहता हूं जो विधायक है बिहार का, जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार खून की होली खेलना चाहती है, तुम्हारा बेटा कब आएगा विदेश से और आकर के इन मुसलमानों के हक और हकूक की बात करेगा और वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करेगा? तुम बताओ, क्या तुम गरीब पासमानदा मुसलमानों को मरवाना चाहते हो, लड़वाना चाहते हो, दंगे करवाना चाहते हो? तुम एसी के ड्राइंग रूम में बैठ करके उनको लड़वाओगे, उनको मरवाओगे और तुम अपनी राजनीति करोगे? ये अब इस देश में नहीं चलेगा। ये नीतीश कुमार के बिहार है और नरेंद्र मोदी का देश है। अब यहां पे सामाजिक न्याय के आधार पर पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग, पसमानदा लोगों का मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। अब तुष्टिकरण इस देश के अंदर नहीं होगा और ऐसे लोग जो इस तरह की बात करेंगे वो भी उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा दानिश जी, लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि क्या चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा वक्फ बिल पर जो संशोधन हुआ है, मोदी जी को लेकर के जो नाम खराब किया जा रहा है, क्या बिहार की जनता पर असर पड़ेगा? ये देखिए, निश्चित तौर पर जब से वक्फ बिल पास हुआ है और क्योंकि तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब मुसलमान पक्ष के बारे में। निश्चित तौर पर देखिए, जब वक्फ बिल पास हुआ और जब ये कानून का रूप लिया, उसके बाद से लगातार पूरे बिहार के पासमानदा समाज से हम लोग मिल रहे हैं। कल भी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम पासमानदा समाज की ओर से नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कार्यक्रम हो रहा है। खुद से वो लोग आके मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और एक बात तो आप यकीन मानिए कि पूरे देश के जो गरीब मुसलमान है वो इस बात को तो मानने को तैयार हो गए हैं कि वक्फ बोर्ड का एक पैसा का जो फायदा उनके जीवन में नहीं आया है, तो एक यकीन, एक उम्मीद की किरण नरेंद्र मोदी की तरफ उनकी है। हसरत भरी निगाहें से वो पसमानदा समाज मोदी जी की तरफ देख रहा है कि ये कानून के माध्यम से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये जो कुछ 10%, 15% जो विदेशी आक्रांता मुसलमान जो भारत में थे, उन्होंने भारत के कल्चर को तोड़ने का काम किया, उन्होंने भारत की सभ्यता को तोड़ने का काम किया और इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे अरबियन कल्चर, ईरान का कल्चर, अफगान का कल्चर भारत में थोपने का काम किया और शरिया का डर दिखाया। तो वो शरिया का डर, थोड़ा थोड़ा अफीम का जो नशा है वो थोड़ा थोड़ा पासमानदा समाज में है। लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अफीम का जो नशा है पासमानदा समाज के बीच में, जो इस्लाम का जो डर था, जो शरिया का डर था, वो भी यकीनन निकल जाएगा। तब जो 80% जो पासमानदा समाज है वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय सभ्यता के अनुरूप इस भारत में जीवन यापन करेगा। ये पूरी तरह से विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा बात करके। और देखिए, हमारे देश में जो है हर वर्ग के लोग हैं और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ऐसा कोई योजना नहीं है जो हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। 3 तलाक भी जो लाए थे वो कहीं ना कहीं महिलाओं को देख करके, क्योंकि महिला बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, और जो भी योजना या जो भी चीज़ें हैं वो एक पक्ष के लिए कभी नहीं होता। बाकी में देखिए, अभी जो माहौल है बंगाल में बहुत ज़्यादा ख़राब है और सोशल मीडिया पे इसको लेकर के डराया जा रहा है। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे पीएम मोदी से कि भाई इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और जो हमारे देश का फ़िलहाल का माहौल है उसको शांत किया जाए। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।